वी ट्रैवल टू फील अलाइव, एडवेंचर ढूंढने के लिए, उन रोड्स पर ड्राइव करने के लिए जहां बहुत कम लोग कभी गए हों, अपनी 4x4 एसयूवी के साथ ऑफ रोडिंग का थ्रिल फील करने के लिए, उस सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए जब हम किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जो हमें चैलेंज करती है, और उन मेमोरीज के लिए जो हम अपने जैसे ही सोच रखने वाले दोस्तों के साथ बनाते हैं। जोहार वैली एक ऐसी ही जगह थी जो यह सब कुछ प्रॉमिस करती थी। इस साल मॉनसून एक्सपेक्टेड से ज्यादा लंबा चला और हमने पेशेंटली वेट किया कि माउंटेन्स फिर से अपने डोर्स खोल दें। फाइनली सितंबर के एंड में हमने अपने स्टीयरिंग व्हील घुमाए मिलम गांव की तरफ। ए रोड लेस ट्रैवल्ड, टाइम में लॉस्ट एक गांव और एक एडवेंचर जो बस शुरू होने वाला था। जोहार वैली नांदा देवी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक के बिल्कुल ईस्ट में लोकेटेड है। इसी वैली के बिल्कुल एंड पर बैठा है मिलाम विलेज। मिलाम ग्लेशियर से पहले का लास्ट इनहैबिटेड विलेज। कभी ग्लेशियर सीधे विलेज तक आता था, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका टर्मिनस लगभग 5 किलोमीटर पीछे चला गया है। यह ग्लेशियर तिरसुली पीक से ओरिजिनेट होता है, जो 7050 मीटर की हाइट पर इस फ्रेजाइल वैली के ऊपर एक साइलेंट जायंट की तरह खड़ा है। मुंशियारी हमारा मीटिंग पॉइंट था, वही जगह जहां से जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई। 26 सितंबर 2025 को सुबह अराउंड 10 बजे हमने गाड़ियां स्टार्ट की और अननोन रास्तों पर निकल पड़े मिलाम विलेज की डायरेक्शन में। मुंशियारी से लगभग 10 किलोमीटर बाद हम इस ट्राई जंक्शन पर पहुंचते हैं। राइट साइड जाने वाली रोड पिथौरागढ़ की तरफ जाती है, जबकि लेफ्ट साइड की रोड माउंटेन्स के अंदर और डीपर जाती है मिलाम विलेज की तरफ, जो यहां से 60 किलोमीटर दूर है। लीलम विलेज तक के फर्स्ट 10 किलोमीटर्स का ड्राइव काफी स्मूथ है। टॉल क्लिफ्स के बीच से गुजरती हुई ये वैली दोनों साइड्स पर बहते मल्टीपल वाटरफॉल्स के साथ अलाइव हो उठती है। – 2021 तक मिलम विलेज तक कोई रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लीलम के बाद लाइफ सिर्फ ट्रैकिंग पर डिपेंड करती थी, रगेड माउंटेन ट्रेल्स पर। इसी टफ जर्नी ने इस वैली को डेकेड्स तक बाकी दुनिया से कट ऑफ रखा। सिर्फ पिछले 1 साल में ही व्हीकल्स ने इस राउट पर चलना शुरू किया है। So I think we are officially into the Milam Valley. Wow, what a waterfall. वाटरफॉल्स की तो यहाँ पे कमी ही नहीं है। एकदम बनना पीछे वाली गाड़ी से सभी गाड़ियों का एक वीडियो बनाओ ना मोबाइल से। परमानेंट बना है, परमानेंट आगे लगा हुआ है ना कैमरा उससे। मोबाइल से वीडियो बना दिया हमने, सर्विस से निकल गए। कट जाएगा ना। स्पीड ज्यादा है ना, थोड़ी ज्यादा रिस्की। अभी रोड थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हुई है। I think यहाँ तक 4x2 vehicles with high ground clearance, it's absolutely संदीप का हमारी लाइटें ऑन है क्या? ऊपर और नीचे चारों दिख रही है क्या? दिख रही है सर, चालू है। That's why it's called mule track. It's mule track marked on Google Maps, not a road proper. हम जोहार वैली के और अंदर ड्राइव करते गए
गौरी गांगा रिवर को फॉलो करते हुए, और जैसे जैसे ट्रैक नैरो और रफ होता गया, यहां तक एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल आ सकती थी, लेकिन इसके आगे शुरू होता था प्योर 4x4 टेरिटोरी। हमारा कॉन्वॉय 4 व्हीकल्स का था, जीप रैंगलर रूबिकॉन, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और जीप कंपास, सब 4 व्हील ड्राइव्स। लेकिन यहीं से जीप कंपास को पेस मेंटेन करना मुश्किल होने लगा। अब हमारे सामने एक मेजर ऑब्स्टेकल था। आफ्टरनून तक वाटर लेवल काफी राइज हो चुका था और इवन लोकल्स ने भी आज के लिए रुकना डिसाइड कर लिया था। उनकी 4x4 पिकअप व्हीकल्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। नेचुरली डाउट्स हमारे माइंड में भी आ गए। हमने पहले लेजेंडरी जीप रूबिकॉन से वाटर क्रॉसिंग प्रोब करने का डिसीजन लिया। पर्सपेक्टिव के लिए रूबिकॉन 35 इंच के टायर्स पर, जबकि फॉर्च्यूनर और एंडेवर 30 इंच के टायर पर, साथ ही रूबिकॉन में 4 इंच की लिफ्ट और मॉडिफाइड सस्पेंशन सेटअप था। रूबिकॉन ने क्रॉसिंग बिना किसी मेहनत के क्लियर कर दी, लेकिन रियल चैलेंज अभी बाकी था। बाकी एसयूवीज के लिए मिड स्ट्रीम स्टक होना सीरियस मैकेनिकल डैमेज का रिस्क था। रिस्क के बावजूद हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और 1 by 1 सब गाड़ियां सक्सेसफुली क्रॉस कर गई। डाउट अब सिर्फ एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो चुका था। ये रूट डेफिनेटली 4x2 गाड़ियों के लिए नहीं है। अभी पीछे आपने जो वाटर क्रॉसिंग देखी थी, ये बगडायर का मैसिव वाटर क्रॉसिंग था, इस रूट का बिगेस्ट ऑब्स्टिकल। इसी वजह से जोहार वैली के डीपर पार्ट्स में सिर्फ प्रॉपर 4x4 व्हीकल्स ही जा पाती हैं। जीप कंपास यहां से आगे नहीं जा सकी और हमें उसे यहीं छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट चैलेंज था उसका लगेज बाकी व्हीकल्स में फिट करना। कैंपिंग गियर और एसेंशियल सप्लाईज से भरी हुई गाड़ियों में स्पेस ऑलरेडी एट ए प्रीमियम थी। यह उन कई मोमेंट्स में से एक था जहां रुकना अनअवॉइडेबल हो जाता है। स्टनिंग लैंडस्केप्स ने हमारी प्रोग्रेस स्लो कर दी, लेकिन ऐसी व्यूज को रेजिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। मिलाम विलेज का यह रास्ता हर साल लगभग 6 महीने के लिए क्लोज्ड रहता है। हेवी स्नो एक्यूमुलेशन और स्नो स्लाइड्स की वजह से जुलाई और अगस्त भी एडवाइजेबल नहीं होते, क्योंकि मानसून बारिश ट्रैक को अत्यधिक जोखिम भरा बना देती है। इससे ट्रैवल के लिए सिर्फ एक संकीर्ण विंडो बचती है, मानसून से पहले और बाद के लगभग 2 महीने। मई और जून इस रूट के लिए बेस्ट और सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। जोहार घाटी कभी 1 दर्जन से ज्यादा प्रफुल्लित गांवों का घर हुआ करती थी, जो ट्रेड, पास्टरल लाइफ और सीजनल माइग्रेशन पर डिपेंड करती थी। 1962 के बाद इंडो टिबेटन ट्रेड बंद होने, हार्श वेदर, आइसोलेशन और कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण मोस्ट विलेजेस ग्रेजुअली अबैंडन हो गए। आज सिर्फ कुछ विलेजेस ही सीजनली इनहेबिटेड हैं, जबकि बाकी विलेजेस साइलेंट खड़े हैं, स्टोन हाउसेज और टेम्पल्स के साथ एक वंस फ्लरिशिंग हिमालयन सिविलाइजेशन की यादें संभाले हुए।
जोहार वैली इंडियन हिमालयाज की मोस्ट हिस्टोरिकली रिच येट लीस्ट नोन वैलीज में से एक है। आज यह जितनी आइसोलेटेड लगती है, कभी उतनी ही ज्यादा वाइब्रेंट ट्रेड और कल्चर का सेंटर हुआ करती थी। सेंचुरीज तक यह इंडो टिबेटन ट्रेड रूट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही। यहाँ के लोग जोहारीस या शौका कम्युनिटी हाई माउंटेन पासेस क्रॉस करके तिब्बत तक ट्रेड के लिए जाते थे। ग्रेन, जैगरी और क्लॉथ के बदले सॉल्ट, वुल, बोरैक्स और प्रेशियस स्टोन्स लाते थे। मिलाम, बर्फू और मार्टोली जैसे विलेजेस उस टाइम काफी प्रॉस्पेरस हुआ करते थे। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद यह वे ऑफ लाइफ सडनली एंड हो गया। बॉर्डर्स सील हो गए, ट्रेड ओवरनाइट बंद हो गया और लोगों को लोअर रीजन्स में माइग्रेट करना पड़ा। एंटायर विलेजेस स्लोली अबैंडन हो गए। पीछे रह गए स्टोन हाउसेस, टेम्पल्स एंड फ्रोजन मेमोरीज। डिकेड्स तक जोहार वैली सिर्फ ऑन फुट एक्सेसिबल रही, जिसने इसकी रॉ ब्यूटी और सॉलिट्यूड को प्रिजर्व किया। आज भी लिमिटेड रोड एक्सेस के बावजूद यह वैली टाइम में फ्रोजन लगती है, एक लॉस्ट हिमालयन सिविलाइजेशन की लिविंग रिमाइंडर। रिसेंट हैवी और प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून्स ने इस रूट पर मल्टीपल स्मॉल लैंडस्लाइड्स ट्रिगर कर दिए, जिसकी वजह से रोड कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए स्टॉल हो गया। कई जगहों पर ट्रैक ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, जहां लूज रॉक्स, डीप स्लश और अनस्टेबल टेरेन ही बचा था। यह व्हीकल्स ही थे जो सारी बीटिंग ले रहे थे और फिर भी बिना किसी फस के आगे बढ़ रहे थे। बिना किसी डाउट के यह रास्ता का सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप था। लास्पा विलेज मुनस्यारी और मिलाम के बीच ट्रैवल टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट मिडवे। यहां पहुंचते ही सीनरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वैली सडनली वाइड ग्रासी मेडोज में ओपन हो जाती है। एक साइड स्नो कवर्ड पीक्स और दूसरी साइड टॉल बैरन माउंटेन्स साइलेंटली ओवरलुक करते हुए। यह जगह ट्रूली आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है। आगे बढ़ने से पहले रुककर सोक इन करने के लिए परफेक्ट। स्टीप असेंट्स और डिसेंट्स, लूज सरफेस और अनस्टेबल ग्राउंड के साथ यह एक ऐसा रूट था जो सिर्फ ट्रू 4x4 व्हीकल्स ही हैंडल कर सकती थी। जब तक यहां प्रॉपर टारमैक रोड नहीं बनती, यह रूट स्ट्रिक्टली 4x4 एसयूवीज के लिए ही रहेगा। इस टाइप का रास्ता था वो। खड़ाई भी ज्यादा और ये पत्थर भी थोड़ा और ज्यादा मतलब ज्यादा। होना है थोड़ी देर। इस ऑफ रोड ड्राइव ने एक बार फिर BF गोडरेज टायर्स की रियल वर्थ प्रूव कर दी। टोयोटा फॉर्च्यूनर और जीप व्रैंगलर रूबिकॉन दोनों BFG पर चल रही थी।
जबकि फोर्ड एंडेवर योकोहामा जियोलंदर टायर्स पर। लगभग 6 घंटे की कंटिन्यूअस ड्राइविंग में रॉक्स, स्लश और ब्रोकन टेरेन पर बीएफ गुडरिच ने फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी, बिना किसी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के। जियोलैंडर्स थोड़ा गिव इन करने लगे और रिटर्न जर्नी पर एंडेवर का एक टायर बर्स्ट हो गया। बीएफजीज पर चल रही व्हीकल्स के लिए यह पूरा ड्राइव कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री रहा। राइट साइड पर बर्फू और मापा विलेजेस थे और यहीं से हमने गोरी गांगा के दूसरे साइड क्रॉस किया। क्रॉस करने से पहले हमने एक लोकल से डायरेक्शंस पूछी और उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आगे का ट्रैक बिल्कुल स्मूथ है, सीधे मिलम तक। बस इसी एक स्टेटमेंट से समझ आ जाता है कि इस पार्ट ऑफ हिमालयस में रोड स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब होता है। बिलजू नाला पर ब्रिज का वॉशअवे होना भी एक और मेजर रीजन था, जिसकी वजह से व्हीकल्स का मिलम विलेज तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे हम मिलम विलेज के क्लोजर आते गए, वैली धीरे धीरे ओपन होती चली गई। स्नो क्लैड ट्रेसुली पीक कभी क्लाउड्स के बीच दिख रही थी, कभी छुप जाती, और डिस्टेंस में एक स्ट्राइकिंग कॉनिकल माउंटेन उभर कर सामने आने लगा। लैंडस्केप इतना सरियल था जैसे किसी ने हेवन की इमेजिनेशन ड्रॉ कर दी हो। उस मोमेंट पर हमें क्लियर हो गया, पूरा बैक ब्रेकिंग जर्नी एब्सोल्युटली वर्थ इट था। सनसेट में लगभग 1 घंटा बाकी था, इसलिए हमने मिलम विलेज के पास ही टेंट्स पिच करने का डिसीजन लिया। थोड़ी रेचे के बाद हमें एक सूटेबल स्पॉट मिला और हमने वहीं अपना कैंप साइट सेटअप कर दिया। ये गौरी गंगा है जो मिलम ग्लेशियर से फ्लो होकर नीचे आती है। डिस्टेंस में त्रिशूली पीक खड़ी है और उसके नीचे एक जिगेंटिक कॉनिकल माउंटेन के बेस पर बसा है मिलम विलेज, एक साइट जो ट्रूली मैजिकल फील होता है। ब्रोकन ट्रैक्स, रॉक्स, बम्प्स और स्लश पर पूरे दिन ड्राइव करने के बाद और जोहर वैली की बाइटिंग कोल्ड विंड्स में कैंप साइट लगाने के स्ट्रगल के बाद फाइनली टाइम था एक वेल डिजर्व्ड सेलिब्रेशन का, थोड़ा अनवाइंड करने का, रिचार्ज करने का और नेक्स्ट डे के लिए रेडी होने का। हाई एल्टीट्यूड पर कैंपिंग करना, वो भी विंटर के ऑनसेट के साथ, शायद हमारा स्मार्टेस्ट डिसीजन नहीं था। नाइट फ्रीजिंग कोल्ड थी और हमें रियलाइज हुआ कि कैंपिंग सिर्फ टेंट्स पिच करना नहीं होता। यूटेंसिल्स वॉश करना और कैंप साइट रैप अप करना अक्सर ड्राइव से भी ज्यादा टायरिंग होता है। वहाँ चाहिएगा ना ब्रेड वगैरह। This is the last point till where vehicles come in Milam.
and the road ends over here. मिलाम विलेज के थ्रू वॉक करना हिस्ट्री के बीच वॉक करने जैसा लगा। स्टोन हाउसेस, स्टोन वॉल्स, स्टोन रूफ्स और पाथवेज, और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। यह सब खुद ही बता देता है कि यह विलेज अपने टाइम में कितना मैग्निफिसेंट रहा होगा, बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से अनटच्ड। मिलाम आज भी टाइम में फ्रोजन खड़ा है। काफी एक्सटेंसिवली ट्रैवल करने के बावजूद यह वन ऑफ द मोस्ट यूनिक विलेजेस रहा है जहां मैं कभी गया हूं। यह विलेज का सबसे बड़ा और मोस्ट इंपोजिंग स्ट्रक्चर है। लोकल अकाउंट्स के मुताबिक किसी भी पॉसिबल इंट्रूजन के टाइम यह सेफ हाउस के तौर पर यूज होता था। कुछ टाइम के लिए इसे एक मेकशिफ्ट जेल के रूप में भी यूज किया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन स्केल माइंड ब्लोइंग है। साइड वॉल्स में यूज हुए कुछ स्टोन ब्लॉक्स 10 फीट से ज्यादा लंबे हैं और उनका वेट कई टन होगा। आज इसे देखकर बस एक ही सवाल आता है, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के यह सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा। सेकेंड नाइट के लिए हम मिलम गांव के ओनली होमस्टे में रुके। ये पूरे गांव का अकेला न्यूली बिल्ट स्ट्रक्चर है, जो बाकी गांव के प्रिजर्व्ड हिस्ट्री के साथ एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है। अमित भैया से मिलके तो ज्यादा ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा टूरिस्ट आने। एक गाड़ी फैंस बार आए, एक गाड़ी फैंस बार आए। तो महीना हो गया था चालू, लेकिन वहाँ नदी ज्यादा हो गया ना। अच्छा, गाड़ी अभी आना स्टार्ट यहाँ हुई भी वो पुल नहीं था, जो एक गोखा गाड़ी है वहाँ पुल ही नहीं था। फिर नदी से आ रहे थे कोई पुल से। हम तो पैदल ही आए। अच्छा, पैदल आते थे आप लोग यहाँ पहले? मतलब पहली बार टूरिस्ट गाड़ी आई है? तारीख को आए यहाँ, लेकिन पैदल आए। अब जाओगे थोड़ी पैदल? नहीं, अब तो गाड़ी में जाएंगे। अब ये गाड़ी लगा देना। हम उन फर्स्ट टूरिस्ट्स में से थे जो इस एक्सट्रीमली आइसोलेटेड विलेज तक अपनी सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स में पहुंचे। मिलम पहले भी टूरिस्ट ने विजिट किया है, लेकिन या तो लोगों को ट्रैक करके आना पड़ता था या फिर लोकल 4x4 पिकअप व्हीकल्स पर डिपेंड करना पड़ता था। मेनली उन दो मेजर बैरियर्स की वजह से जो हमने पहले वीडियो में दिखाए हैं। अपनी गाड़ियों पर यहां तक पहुंचना एक क्वाइट बट अनडिनाइबल सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट लेकर आया। यह हमेशा हमारी वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट मीनिंगफुल ओवरलैंडिंग ट्रिप्स रहेगी। उम्मीद है उत्तराखंड के माउंटेन्स में हमें ऐसे और हिडन वंडर्स मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारी एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर्स यहीं खत्म नहीं होते।